हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 314। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो आप काफी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर चुके हो। खासकर जियान को मिला होता है एक और शाओ क्लैन का मेंबर। अब चलो इस एपिसोड में जानते हैं कि जियान किस तरीके से उसे सेव करने वाला है, क्योंकि शाओ क्लैन के नौजवान की हो रही थी नीलामी और उसे जीता होता है म्यूची ने, जो कि शोइन पवेलियन का मेंबर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें उस बसलिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें फिगर की नजरें मेडिसिन पवेलियन के ऊपर टिकी होती हैं। ये और कोई नहीं बल्कि ब्लैक रोब जियान था। पवेलियन के अंदर ट्रांजैक्शन काफी स्मूथली कंप्लीट होता है, लेकिन उस ह्यूमन घोस्ट हाइब्रिड को नॉर्मली स्टोरिंग में रखा नहीं जा सकता था और अब भी उसे उस केज से बाहर नहीं निकाला गया था। यह म्यूची सोचता है कि किस तरीके से इस चीज को वापस ले जाने में उसे टारगेट बनाया जा सकता है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। एक्चुअली में इस हाइब्रिड के बदले में उस टेक्निक को एक्सचेंज करने में भी म्यूची की फट रही होती है। उसे डर था कि अगर अंत में जाके इस हाइब्रिड के अंदर से कोई शॉकिंग सीक्रेट मालूम नहीं पड़ा तो उसके फादर उसकी खाल उतार लेने वाले हैं। वो मेडिसिन पवेलियन के स्टाफ से बोलता है, सीनियर कि किसी को आप मेरे साथ भेज सकते हो जो उसे मेरे रेजिडेंट तक पहुंचा सके। एक्चुअली में उसे जहाँ रहने की जगह दी गई होती है वो इस मेडिसिन पवेलियन से काफी दूर था और बीच में कई खाली जगहें भी होती है। जब जोवाई का ऑप्शन ये सुनता है, प्रिंस सर को लाके बोलता है, नहीं मेरे पास कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं इसके साथ हेल्प नहीं कर सकता। फिर वो चुपचाप से यहाँ से निकल गया था। साफ तौर पर इन चीजों के लिए पहले ही तैयार होते हैं। उस मिडिल एज मैन को जाते हुए देख म्यूची मन ही मन में कहते हैं, बेस्टर्ड, इस केज को शिपिंग सिटी के थ्रू ले जाना लोगों की नजरों को जरूर खींचेगा और इतनी खतरनाक कीमत चुकाने के बाद अभी टॉप प्रायोरिटी थी कि इस चीज को सेफली उसके रेजिडेंट तक पहुंचाया जाए जहाँ उसके फादर और पवेलियन के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम म्यूची को स्पीडे के पास जाके बैठते हुए देखते हैं। उसकी नजरें टिक जाती हैं उस यंग मैन के ऊपर। वो एक लो लेकिन एंटिसिपेशन से भरी आवाज में कहता है, उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। केज के अंदर का वो यंग मैन जैसे लगातार एक रेस्ट्रेनिंग पावर सरप्राइज कर रही थी। मीशू के द्वारा बुलाए जाने की वजह से उस बंदे की आंखें ट्रेम्बल होती हैं और वो किसी दरिंदे बीज की तरह दहाड़ता है। मीशू अपने सिर को हिला के बोलता है, जाने दो, ये एक पागल है जो इंसानी भाषा भी नहीं जानता। फिर वो इस पिंजरे को खींच ले जाने लगा था। ऑफकोर्स सीक्रेटली कई आंखें उसका पीछा करती हैं। शोइन पवेलियन का रेजिडेंट भी सिफेंग सिटी के ईस्ट में था जिस दिशा में जियान का ग्रुप होता है, लेकिन इनकी रहने की जगह थी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर। ये वो रास्ते होते जिनके पर टैनमिंग विला भी यार ध्यान नहीं देता, जो चुपचाप से हमला करने के लिए परफेक्ट प्लेस बन जाते हैं। हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर जो कि एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। उसकी शार्प सोल फोर्स तुरंत ही सेंस करती है कि आसपास कई और मौजूद हैं और इनमें से हर एक की स्ट्रेंथ कम से कम 3 स्टार दोशान लेवल की है। शोइन पवेलियन के रेजिडेंट की तरफ जाने वाला ये रास्ता घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पत्थरों के बीच में से गुजरता था। इस समय सोल्डर लॉर्ड के चेहरे पे भी प्लेफुल स्माइल थी। वो कहते हैं, इस ह्यूमन घोस्ट हाइब्रिड की कीमत इसका लोगों को एहसास भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि टैनमिंग विला क्या सोच रहा था जिसने इसे ऑप्शन होने दिया। अगर इसके बारे में प्लेन मास्टर को मालूम पड़ता है तो टैनमिंग विला बड़ी परेशानी में फंसने वाला है। अगर इस बच्चे का फ्यूजन सच में सक्सेसफुल रहता है तो मुझे डर है कि आने वाले समय में ये घोस्ट वर्ल्ड का सबसे फियरसम एग्जिस्टेंस बन जाएगा। जब जानी बातें सुन रहा होता है, स्टोन फॉरेस्ट के द्वार पे हम म्यूची के फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं जो पिंजरे को खींच के अपनी तरफ ला रहा था। वहीं पे केज के अंदर का वो हाइब्रिड किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। जान वॉइस को उठ के बोलता है, यहाँ पे कई लोग हैं, चलो कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। उसकी हथेली पे फॉर्मेशन पैटर्न्स डांस करने लगे थे जो धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगते हैं। यही वो पल होता है जब अचानक से म्यूची के सामने हम एक भारी भरकम से बंदे को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो खुद को फैंगलिंग बताता है। म्यूची भी इसे तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है, फैंगलिंग, तुम नानजू से हो। मतलब म्यूची सोच रहा था कि उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस फैंगलिंग से उसे कोई डर नहीं होता है। आखिरकार नानजू यहाँ की सबसे कमजोर रीजन्स में से एक है और इसकी स्ट्रेंथ थी बस हाफ स्टेप 3 स्टार दोशान रेल में। गूंजी थी एक बूम की साउंड। म्यूची का और एक्सप्लोड हुआ था और उसकी एनर्जी एक शार्प ब्लेड में बदल के सीधा फैंगलिंग की तरफ थ्रस्ट हो जाती है। हम तुरंत ही उस बंदे की स्माइल को गायब होते हुए देखते हैं और भी धाड़ की बोलते हैं, वुड ग्रेन रीफ वॉल। उसका वो हरे रंग का ऑरा बनाने लगता है एक बड़े से बैरियर को। अंदर एक पावरफुल वाइटैलिटी मौजूद थी और एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस। लेकिन जिस पल म्यूची का अटैक इससे टकराता है हमें शील्ड को कांपते हुए देखते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है। अपने टारगेट को मिस करके म्यूची तुरंत ही वापस लौट गया था। वो कोल्ड निगाहों के साथ बोलता है, ओह क्या मजबूत टर्टल शेल है। भले इस फैंगलिंग की कल्टीवेशन मीडिया कर रहा हूँ, लेकिन इसका वुड एलिमेंट डिफेंस काफी शानदार था। इसी मोमेंट पे जंगल के एक और हिस्से से एक दहाड़ की आवाज गूंजी थी। वो आवाज कहती, ब्रदर हुआंग, ये तुम्हारी बारी है, हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। पेड़ से नीचे छलांग मारता एक वाइल्ड ऑरे वाला व्यक्ति है जिसकी बॉडी फैंगलिंग से ज्यादा खतरनाक होती है। म्यूची कहता है, मिरर्ड बॉडी सेक्ट वांग ले, तो लगता है तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो। ये मिरर्ड बॉडी सेक्ट था बेजू से। हालांकि ज्यादा उछल कूद नहीं किया करते थे, लेकिन इनकी
बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स तारीफ के काबिल होती हैं। वो हुआंगली जिसका और एकदम किलिंग इंटेंट से भरा होता है, वो स्माइल के साथ बोलता है, लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो। हमारा मिरर्ड बॉडी सेट कभी किसी को खत्म करने के लिए किसी से टीम अप नहीं करता है। मैं बस यहाँ पे एक एहसान को चुकाने के लिए आया हूँ। वो फैंगलिंग कोल्ड आवाज में कहता है, बहुत बात हो गई ब्रदर हुआंग, तुम इसे रोको, मैं उस पिंजड़े को लेके जाता हूँ। मैं जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक से उस हुआंगले की बॉडी में से एक जरा सी आवाज के साथ टेरिफाइंग ऑरा फैला था। हम तुरंत ही म्यूजिक का एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। वो कहता है, क्या पावर है। इस हुआंगले की स्ट्रेंथ उससे कम नहीं थी। ये भी था एक मिड से 3 स्टार दोशियान। वो हुआंगले बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है। हम उसे किसी हमला करने वाले शेर की तरह टेंस होते हुए देखते हैं और उसका वो डेजलिंग येलो ऑरा पीछे एक बड़े से टाइगर के शैडो को बनाता है। ये था टाइगर क्लॉ बो। फिर जैसे ही हुआंगले अपने पीछे के हाथ को और भी पीछे ले जाता है, उसके सामने कंडेंस होता है एक बड़ा सा धनुष और बाण, जिसका ऑरा काफी ज्यादा फियर्स था। स्विच की साउंड के साथ हम उस एरो को सामने शूट होते हुए देखते हैं। इस अटैक को म्यूचे भी हल्के में नहीं ले सकता था। वो मनी मन में कहता है, क्या टर्निकल अटैक है। वो तेजी से एंड सीरीज चेंज करता है, जैसे सिल्वरी पावर उसकी बॉडी को ढक लेती है। फिर वो कोल्ड आवाज में कहता है, स्पेस बाइंड। वो सामने से आने वाला पीले रंग का ह्यूज एरो अचानक से धीमा होने लगा था। कई स्पेस पावर से बने हुए पतले पतले थ्रेड्स उसे जगह जगह से जकड़ने लगते हैं। गूंजती है बस बस की आवाजें। एक टाइम पे आके बिल्कुल हवा में थम जाता है। फिर जैसे ही म्यूशे अपने हाथ को क्लेंच करता है, बूम की आवाज के साथ हम उस एरो को तबाह होते हुए देखते हैं। इस टायरेनिकल एनर्जी एक्सप्लोजन की वजह से आसपास के स्पेस में कई डिस्टॉर्शंस अपीयर होते हैं। वहीं पे एटमॉस्फेयर और भी ऑप्रेसिव हो जाता है। ऐसे थोड़ी सी दूरी पे छिपा हुआ जियान अपनी फॉर्मेशन इंस्क्रिप्शंस को कंडेंस कर चुका था। उसके हाथ में वही फॉर्मेशन स्टोन्स होते हैं, लेकिन वो अटैक करने की कोई जल्दबाजी नहीं करता है, क्योंकि हुआंगले और म्यूशी एक दूसरे से फाइट करने में लगे हुए हैं। तो जियान इस मौके को कैसे चूकेगा। ऑफ कोर्स वो पहला हमला करने वाला फैंगले भी यही सोच रहा था। उसका फिगर फ्लेकर होता है और हम उसे उस केज के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। पीड़े के अंदर उस घोसली नौजवान को देख के फैंगलिंग बोलता है, तो तुम वही हाइब्रिड हो, लेकिन तुम ऐसे कुछ अलग तो नहीं लगते हो। इस पर शाओक्लन की नौजवान की बॉडी में से हर किसी घोसली औरे की मिस रिलीज हो रही होती है। जब वो फैंगलिंग इस औरे को ध्यान से सेंस करता है, उसे इसके अंदर फील होती है एक और डीपर फ्लक्चुएशन जो उसकी रूह कपा देती है। ऑफ कोर्स अगर उसे मालूम पड़ जाता है कि शाओक्लन की ब्लड लाइन की फ्लक्चुएशंस है, तो शायद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। इस पर वो नौजवान क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद होती है। वो कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं करता। फैंगलिंग अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करके बोलता है, चलो जाने दो, मैं पहले से दूर ले जाता हूँ। फिर उसकी हथेली आगे बढ़ती है, लेकिन जिस पर उसके हाथ और उसके से कांटेक्ट हुआ था, पफ के साउंड के साथ फैंगलिंग के हाथ की एनर्जी तुरंत ही हवा में मिल जाती है। इसी पर उसके चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। एक लाल रंग की छाया उस पीड़े और फैंगलिंग को अपने अंदर समेट लेती है। इस स्ट्रेंज फिनोमेना को हुआंगले और म्यूशी दोनों ही नोटिस नहीं कर पाते हैं। वो फैंगलिंग 3 स्टार दोशान से कुछ ज्यादा दूर नहीं था और उसकी सेंसेस काफी ज्यादा शार्प होती हैं। जिस पल वो पिंडे को खोलने में असफल हुआ था, उसे डेंजर तुरंत ही सेंस हो गया था, लेकिन से पल वो रिएक्ट कर पाता वो आ चुका था एक नए स्पेस में। फैंगलिंग डैम करके बोलता है, कैसी जगह है। यहाँ का एनवायरनमेंट किसी ज्वालामुखी की तरह था। हर दिशा में मोल्टन लावा और अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस होती है। ये था फॉर्मेशन के द्वारा क्रिएट किया गया एक स्पेशल स्पेस। इसी मोड में फॉर्मेशन के बीच के आसमान में एक ब्लैक रोड फिगर अपीयर होता है। हालांकि फिगर देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, बस इसकी वो हैवी रूलर इसे एक अलग पहचान देती है। वो फैंगलिंग ऊपर पॉइंट करके बोलता है, तुम क्या करना चाहते हो। वो ब्लैक रोड मैन हम्प करता है, तुरंत ही चारों तरफ से लावा वेव चलने लगती है। बेसिकली यहाँ पे प्रगति फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। इस डोमेन में वो पावर होती है जो एक 3 स्टार दोशान को भी फंसा ले। जब फैंगलिंग और इंटेंस फ्लेम से लड़ रहा होता है, हम जियान को उस केज के पास जाते हुए देखते हैं। अपने दिल की एक्साइटमेंट को छिपाते हुए जियान एक काम आवाज में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। ये पहली बार था जब ग्रेट 1000 वर्ल्ड में उसी के सिमिलर ब्लड लाइन के मेंबर से मिल रहा हो जो एक्चुअली में जिंदा है। अब तक शांत रहने वाला नौजवान अपनी आंखें खोल के बोलता है, शाओ गुई। जियान पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स। जब ये शब्द पेरेंट उसके कान में गए थे, अचानक से शाओ गुई की आंखें एकदम कोल्ड हो जाती हैं और उसकी आवाज में क्लिंग इंटेंट झलकने लगा था। वो कहता है, कोई नहीं बचा। जियान भी गहरी सांस लेके और कोई सवाल नहीं पूछता है। उसका ऑरा सर्कुलेट होने लगा था। वो कहता है, जाने दो, मैं तुम्हें पहले यहाँ से बाहर निकालता हूँ। शाओ को याद दिलाता है कि ये केज बहुत पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस को रखता है, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। जियान नॉड करके बोलता है, सोल पावर। बस के साउंड के साथ उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है, जैसे हम सैलाब की तरह उस केज की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये कलरलेस और इनविजिबल सोल पावर बैंग 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 के साउंड के साथ उस पेड़े से टकराती है, लेकिन तभी वो पेड़ा बिल्कुल हिलता भी नहीं है। ये कुछ ऐसा था जैसे उसकी सोल पावर को डिवावर किया जा रहा हो। वो फैंगलिंग जो कि प्रगति फॉर्मेशन की फ्लेम्स का सामना कर रहा था, उसका ध्यान जियान की मूव्स के ऊपर भी होता है। हमसे इनको बाहर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे हुआंगले और म्यूची जो कि एक दूसरी तरफ अटैक्स लॉन्च कर रहे होते हैं। इनमें
जैसे हुआंगली इस जगह को स्कैन करता है, उसे एहसास होता है कि केज और फेंगलिंग दोनों ही गायब हो चुके हैं। उस जगह पे रह गई कुछ ऑब्स्क्योर और फ्लक्चुएशंस, कुछ अनयूजुअल तो म्यूशी ने भी सेंस किया था। हम तुरंत ही उसकी आंखों को और भी लाल होते हुए देखते हैं। वो बोलता है हुआंगली चलो इस फाइट को रोका जाए, पहले इस चोर को ढूंढते हैं। कुछ इस तरीके से होता है दोनों के बीच में एग्रीमेंट और इनकी पावर और फ्लक्चुएशन के सोर्स की तरफ बढ़ती है। फॉर्मेशन अरे स्पेसिफिक एरिया का कंट्रोल लिया करती थी जिसे उस स्पेस के अंदर एक नया डायमेंशन खुल सके। इसलिए जब दोनों सोर्स के ऊपर फोकस करते हैं ये एंटर कर जाते हैं जियान की फॉर्मेशन के अंदर। जिस मोमेंट में म्यूशी ने जियान को देखा था उसकी आंखें नैरो हो गई थी। उसे याद आता है वो स्पेशल पैसेज जहाँ पे इसके अटैक्स का सामना करने वाला जियान ही था। वो गुर्रा के बोलता है यू लिटिल बीस्ट, तो सच में तो है। अब जियान का ओपोनेंट बस एक नहीं रह गया था बल्कि 3 थे। साफ तौर पे चीजें अब ट्रिकी हो गई थी। ऑफ कोर्स बात ऐसी भी नहीं होती कि तीनों मिलकर जियान को हरा सकते थे। आफ्टर ऑल ये होते हैं उसकी फॉर्मेशन के अंदर बस परेशानी से भरा हिस्सा होता है इस पेड़े को तोड़ने का। तो म्यूशी चिल्ला के बोलता चलो इसे साथ में खत्म करते हैं, इसके बाद वो हाइब्रिड तुम्हारा होगा। ऑफ कोर्स वांगली को इसे कोई परेशानी नहीं थी। वो दोनों हाथों को साथ में लाके बोलते डबल पावर बर्स्ट। उसका ऑरा तुरंत ही स्काई रॉकेट होता है। जब उस केज को तोड़ने की कोशिश करने वाला जियान इस नजारे को देखता है वो फाइनली अपने हाथ में क्रिस्टल को बुलाता है। जियान कहता है परफेक्ट, अब टाइम आ गया जब मैं अपनी प्रकृति फॉर्मेशन की पावर स्टोन फॉर्मेशन पैटर्न के साथ टेस्ट करूं। जब वो ध्यान से क्रिस्टल स्टोन को देखते हैं उसकी सतह पे शॉकिंग 34,000 फॉर्मेशन पैटर्न्स थे। जिस पर ये चीज अपीयर हुई थी फॉर्मेशन के अंदर मौजूद दुश्मनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वांगली कहता है प्रिज्मेटिक स्टोन, इसके अंदर कुछ खतरनाक फ्लक्चुएशंस हैं। डर की वजह से उसका दिल कांप रहा था। भले म्यूशी घमंडी हो लेकिन उसे फॉर्मेशन की पावर के बारे में पता होता है। वो कोड साउंड करके बोलते हैं चलो साथ में हमला किया जाए। वुश वुश के साउंड के साथ दोनों फिगर आगे शूट होते हैं। वांगली कहता है पावर ऑफ जायंट एलिफेंट। उसकी बॉडी आती है बीच में और चारों तरफ एक कोलोसल इल्यूजरी फैंटम बनता है। उसकी कल्टीवेशन हमेशा फिजिकल बॉडी के ऊपर बेस्ड थी। अब जब इस जायंट एलिफेंट की वो पावर यूज कर रहा है ये उसकी स्टैंड को नए लेवल तक पहुंचा देता है। इस चीज को देख के जियान पहले तो बोलता है 2 सोल, फिर वो अपने सिर को खुद ही हिलाने लगा था क्योंकि ये कोई 2 सोल नहीं बल्कि उसकी नकल जैसी चीज है। जियान की इनक्रेडिबल सोल पावर उसे चीजों को अच्छे से एनालाइज करने का मौका दे देती है। वांगली अपने हाथ को ऊपर उठा के बोलता है ये उस हाथी के फैंटम की ब्लेसिंग की वजह से रिलीज होता है टेरिफाइंग हो रहा जिसकी वजह से चचों की खोपड़ी जल ना जाए और इसी तरह जियान की लोकेशन की तरफ स्लैम हो जाता है। इस कैजुअल से दिखने वाले पंच में वो पावर छिपी हुई थी जो सेम लेवल के ओपोनेंट को क्रश कर सकती थी, लेकिन इसके जवाब में सुनाई दी थी हंसी की आवाज। अगले स्टैंड में जैसे जियान ने अपने हाथ को झटका दिया था ये फॉर्मेशन स्टोन सीधा इस प्रकृति फॉर्मेशन में मिल जाता है। फिर क्या बूम बूम क्रैश की आवाजों के साथ चारों तरफ फ्लेम सिर्फ होने लगी थी और हम जियान के फिगर को भी इल्यूजरी होते हुए देखते हैं। ऑल्दो हुआंगली का अटैक टेरिफाइंग था लेकिन जिस मोमेंट में जियान तक पहुंचा था उसका फिगर इथेरियल हो चुका होता है, इसलिए एफर्टलेसली ये अटैक उसके आर पार होके नीचे फ्लेम लावा में चला जाता है। गूंजते एक छपाक की आवाज। हुआंगली जिसके एक्सप्रेशन डिसबिलीव से भर चुके थे वो कहता है समखना। उसने सोचा नहीं था कि जियान की फॉर्मेशन के ऊपर ऐसी मास्टरी होगी। तभी इस फॉर्मेशन में घमंड से भरी आवाज गूंजी थी। ये आवाज जियान की थी। वो डिक्लेयर करता है कि मेरी फॉर्मेशन में मैं किंग हूँ। हुआंगली जिसकी कल्टीवेशन सीधे दुश्मन से टकराने के लिए बनी होती है उसके लिए जियान बहुत बड़ी पहेली बन चुका था। वो अपने आप को स्पर्गटी फॉर्मेशन में मिला के इस हुआंगली के एडवांटेज को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ म्यूशी हैंडसीज को चेंज करके बोलता है स्पेशल बाइंड। इस पॉइंट में अगर वो जियान को नहीं रोक पाया तो चीजें सच में खत्म हो जाएंगी। जवाब में जियान धारता है फ्लेम ड्रैगन, इसे तबाह करो। हम चारों तरफ की फ्लेम को आसान में कंडेंस होते हुए देखते हैं। फाइनली आकार लेती है कोलोसल ड्रैगन का जिस पर फ्लेम ड्रैगन की रोर की आवाज गूंजी थी। इस फॉर्मेशन का टेम्परेचर स्पाइक हुआ था। इन दोनों को सिर्फ जियान के फ्रंटल अटैक्स का ही सामना नहीं करना होता बल्कि इस फॉर्मेशन की फायर पावर से बचने के लिए ये अपने ध्यान को लगातार बांट रहे थे। जियान स्माइल के साथ कहता है ड्रैगन ब्रेथ। हम उसकी कमांड पे ड्रैगन को अपने जबड़े को खोलते हुए देखते हैं। एक फायर रेड पहले से कई गुना इंटेंस फ्लेम जो किसी तक ग्रेट हैवरी सीड की पावर को रखती है वो म्यूशी की तरफ शूट हो गई थी। उसका एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। तेजी से अपनी स्पेशल एनर्जी को डिस्पर्स करके वो फोकस करता है खुद को डिफेंड करने पे। इस फॉर्मेशन की एनहांसमेंट से जियान का ग्रेट हैवली फ्लेम सीड कुछ अलग ही स्तर पे पहुंच गया था। जियान जो कि अपने इस डोमेन के अंदर फायर गॉड की तरह एकदम अनडिफिटेड था उसे देख के हुआंगली की आंखें फ्लिकर होती हैं। हालात बहुत खराब हो चुके थे। वो बोलता है फैंगलिंग हम जा रहे हैं। जियान जिस लेवल की कोर इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता था वो इस फॉर्मेशन में इनविंसिबल था। जब तक यहाँ पे कोई 4 स्टार 2 इमोर्टल किसी ओवरवेलमिंग टेक्निक का यूज नहीं करता है यहाँ हार बिल्कुल तय है। इन दोनों को कदम पीछे लेते हुए देख म्यूशी डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है तुम लोग। हालांकि हुआंगली की ब्रूट स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव होती है लेकिन फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी काम नहीं आने वाला था। अपने साथी की बात को सुन के फैंगली की आंखों में थोड़ा सा रिग्रेट फ्लैश हुआ था। फिर वो ड्रैगन की आंख की पिल को निकाल
निकालता है जिसे क्रश करते ही एक अजीब सी मिस्ट दोनों को ढक लेती है और वो इस बैटलफील्ड से गायब हो जाते हैं। जियान जिसका फिगर अपीयर होता है फ्लेम ड्रैगन के सर के ऊपर, वो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है अब यहाँ पे बस हम दोनों हैं। गुस्से की वजह से म्यूजिक का एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो चुके थे। वो गुर्रा के बोलता है डैम इट लड़के, तुझे इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। एक दिन पूरा ईस्टर्न कॉर्डिनेट हमारे पैरों के नीचे होगा, बस तू रुक। अगले मोमेंट में न चाहते हुए भी यूशेवी इस फॉर्मेशन से 9 तो 11 हो गया था। वो क्लियरली समझ चुका था कि इस पॉइंट पे जियान को हराना बस सपने देखना है। डिसअपेयर होने वाला म्यूशे एहसास नहीं कर पाता है कि जियान इन सबको जानबूझ के जाने दे रहा है। 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन के पास आने की वजह से वो फालतू में लोगों का ध्यान नहीं खींचना चाहता था, बट अगर वो सच में इनकी जान लेना चाहता तो उसकी बस 10 मूव्स के अंदर ये सब धराशायी हो चुके होते हैं। पीछे मुए की गुस्से में बड़ी हंसने की आवाज रह जाती है जो कहती है जियान अगली बार जब हम मिलेंगे आज के सिमुलेशन का मैं बदला जरूर लूंगा, और वो केज भले ही तुमने इसे हासिल कर लिया लेकिन बिना मेरे इसे खोलने की किसी के पास पावर नहीं है। साफ तौर पे ट्राई पवेलियन ने म्यूगे को इस केज को खोलने की चाबी दी होगी। जब जियान ये सुनता है उसके चेहरे पे आ जाती है कड़वाहट से भरी स्माइल। साफ तौर पे अगर उसे पहले ही पता होता तो उसे बिल्कुल जाने का मौका नहीं देने वाला था। वो अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है हाँ चलो पहले वापस चलते हैं। एक इशारे पे फॉर्मेशन वापस उसके दिमाग में लौटती है और इस मिस्टीरियस केज को लेकर अपने रेजिडेंट की तरफ जाने लगा था। अपनी खतरनाक सोल पावर की बदौलत वो आगे डेंजर्स को पहले सेंस करके उन्हें अवॉइड कर पाता है। अपने रेजिडेंट में लौटने के बाद जियान ने जो पहला काम किया था वो था कमरे में घुस के बहुत सारे डिफेंसिव बैरियर्स को लगाना। तभी उसे चैन की सांस आती है। जियान उस पीढ़े के अंदर यंग मैन से बोलता है चिंता मत करो ये मेरा कमरा है, हमें और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल थी। दोनों के बीच के ब्लड लाइन कनेक्शन की वजह से उसे इस नौजवान से एक नेचुरल फैमिलियरिटी फील हो रही थी। इस समय पीढ़े के अंदर का वो नौजवान काफी हेस्टेंड दिखाई दे रहा था। साफ तौर पर उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे। वो पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया। जियान उसके एज के पास आके झुक के बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम भी वही सेम ब्लड लाइन प्रोसेस करते हो जो मेरे पास है। जब शाओगु इस जियान की बात को सुनता है फ्यूरी की वजह से उसका चेहरा तुरंत ही ट्विस्ट होने लगा था। बैम 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 के साउंड के साथ रिलीज होते हैं टेरिफाइंग रिपल्स। जियान की ब्लड लाइन को मेंशन करते उसका दरिंदापन जाग जाता है। वो हम करके बोलता है मुझे ब्लड लाइन कुछ नहीं चाहिए। ये ब्लड लाइन ही वो कारण है जिसकी वजह से मेरी मदर की जान गई। मैंने अपनी आंखों से अपनी मदर को मरते हुए देखा है और उनकी जान लेने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा फादर था जिसे मैं फादर बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ। खासकर मेरे शरीर के ब्लड लाइन अच्छा हुआ कि उसके पास ही वापस लौट जाए। शाओगुई की ऐसी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को देख के जियान सहाय करके अपने सिर को हिला के बोलता है लगता है इस बच्चे ने अपनी जिंदगी में गहरे दुख झेले हैं। खैर सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट है। तुमने जो देखा वो जरूरी नहीं है कि सच हो, ये किसी का षड्यंत्र हो सकता है। इस बात को सुन के शाओगुई का वॉलेंटोरा थोड़ा सा कम हुआ था। वो कहता है लेकिन वो चुपचाप से खुद से बड़बड़ाने लगा था। बात ऐसी है कि जियान की बात में सच्चाई होती है। वो किसी बड़े भाई की तरह शाओगुई को कंफर्ट करते हुए बोलता है जो भी हुआ मुझे क्लियरली बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सच्चाई जानने में हेल्प करूं। आखिरकार हम सेम ब्लड लाइन के हैं। शाओगुई जिसके चारों तरफ वो घोस्टली ऑरा किसी बवंडर की तरह घूम रहा होता है वो अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है तब शाओ फैमिली केओस में थी। वही समय था जब मेरे माता पिता मिले थे। एक के बाद कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से दोनों साथ में आ गए, मतलब शादी कर ली। फिर जब शाओ क्लैन तबाह हुआ तो मेरी मदर रह गई थी। वो घोस्ट रियम के अंदर मेरे फादर के लौटने का इंतजार कर रही थी। और शाओ क्लैन के गायब होने के बाद ऐसा होता भी है कि वो घोस्ट रियल में आते हैं। लेकिन तभी लीसोर डोमेन के हायरअप्स ने उन्हें डिस्कवर कर लिया और उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की। मैं तब कुछ महीनों का था, लेकिन मुझे याद है कि किस तरीके से मेरे फादर ने एक ही अटैक में मेरी मदर की जान ले ली थी। फिर वो भाग गए। वो सीन इतने सारे सालों के बाद भी मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो पल मेरे दिमाग में हर पल फ्लैश होता है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तब से लीसोर डोमेन से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली मुझे नियन हंटियान के लोगों ने कैप्चर कर लिया। आगे की सिचुएशन आपके सामने। जियान कहता है लीसोर डोमेन। फिर वो अपने सर को हिला के बोलता है इम्पॉसिबल। हमारे शाओ क्लैन में ऐसा निर्दयी कोई पैदा नहीं हो सकता जो अपनों के साथ ऐसा करे। ये सुन के शाओगी और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलता है लेकिन क्या मैंने जो देखा वो सपना था या मैं शुरुआत से ही गलत हूँ। अपनी फादर को अपनी मदर की जान लेते हुए देखना इससे ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग क्या ही हो सकता है। शाओगी की कंडीशन को लेकर जियान उसे कंफर्ट करते हुए बोलता है लगता है तुम्हें इसका पूरा सच मालूम नहीं है, मैं तुम्हारी इसकी गहराई में जाने में हेल्प करूंगा। और ये सुन के शाओगी का इंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन तभी वो उससे बड़बड़ाता है अगली बार जब मैं अपने फादर से मिलूंगा तो मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। लगता है तभी जियान को कुछ याद आया था। वो पूछता है बाय द वे क्योंकि तुम लीसोर डोमेन से भागे हो तो तुम्हारी मदर कौन थी। शाओगी याद करके बताता है मेरी मदर लीसोर डोमेन की 5 एकेडमीज में से एक की डिसाइपल थी। वो इतनी नेक दिल थी कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर चाहे वो कोई चींटी क्यों ना हो। अब जियान के शौक होने की बारी
रही थी। वो कहता है लीसोल डोमेन की 5 एकेडमीज, लीसोल डोमेन के अंदर न जाने कितने प्लेन्स आते हैं और इन सभी को कंट्रोल करने वाली 5 एकेडमीज बिल्कुल हाईएस्ट पावर कही जा सकती है। शाओगी को जब और भी इवेंट्स याद आते हैं उसके एक्सप्रेशन और भी डार्क होने लगे थे। वो फिर से बताता है मेरी मदर अर्थ स्पिरिट एकेडमी की चीफ डिसाइपल थी, उन्हें तब किसी प्लेन पे जाने का मिशन मिला हुआ था जब वो मिली मेरे फादर से जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे। उस समय शाओक्लैन ग्रेट 1000 वर्ल्ड की मेजर फोर्सेस का इकलौता टारगेट बन चुका था, लेकिन शाओक्लैन की इविल रेस के खिलाफ लड़ने की वजह से मेरी मदर उन्हें एडमायर करती थी, इसलिए वो मेरे फादर को वापस लेके आई अर्थ स्पिरिट एकेडमी में और उन्हें चुपचाप से हील किया। इवेंचुअली दोनों ने एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप कर ली। वो उस रियम से जाने से पहले मेरे फादर ने कहा था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन अच्छी चीजें कभी लास्ट नहीं करती हैं। जब मेरे फादर वापस लौटे थे तो उनकी स्ट्रेंथ कुछ अलग ही स्तर पे पहुंच चुकी थी, लेकिन अर्थ स्पिरिट एकेडमी में पावरफुल एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। एक सुप्रीम एक्सपर्ट उनकी असली आइडेंटिटी को पहचान लेता है। जैसे होती टकरावट, उस बैटल में मेरे फादर की ऑलमोस्ट जान चली गई थी, लेकिन फिर न जाने उनके दिमाग में क्या आया, वो अचानक से मेरी मदर के ऊपर हमला करके स्पेस को फाड़ के यहाँ से एस्केप कर गए। जानो से दिलासा देता है डोंट वरी, यहाँ हम कोई बहुत बड़ी कड़ी को मिस कर रहे हैं जो पूरे षड्यंत्र को खोल सकती है। हमें सच्चाई को साथ में जानेंगे। एक्चुअली में जियान को भी इस पूरी स्टोरी के बारे में काफी अजीब सा लग रहा था। वो शाओगी को द्वारा बताई गई सारी डिटेल्स को अच्छे से याद कर लेता है जिससे उसे भविष्य में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जा सके। जियान कहता है चलो पहले इस केज को खोला जाए, तुम्हारा और अभी अनस्टेबल लग रहा है, इसे भी स्टेबलाइज करने में समय लगेगा। जैसे ही 4 कॉन्टिनेंट ग्रैंड कॉम्पिटिशन खत्म होता है मैं तुम्हें अपने साथ लीसोल डोमेन लेके जाऊंगा। शाओगी कहता है थैंक यू, लेकिन ये मेरा खुद का मामला है और एक केज भी स्पेशल तरीके के। लेकिन इससे पहले बोल पाता जियान ने एक्शन लिया था। गूंजती फश फश की 2 आवाजें जियान की बॉडी से होली फ्लेम से रप्ट हुई थी जो कि उस केज को ढक लेती है। जैसे आग के सामने बर्फ पिघलने लगती है, उस केज की हालत भी कुछ ऐसी हो जाती है। हम कुछ ही समय में उसे पूरी तरीके से मेल्ट होते हुए देखते हैं। जियान पहले तो शाओगी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कमरे में एक और सोल बैरियर प्लेस करता है, फिर वो उसे कुछ मिनट से पीस दे के यहाँ से चला गया था। जियान कहता है आराम करो। जाते हुए उसके फिगर को देख के शाओगी के दिल में एक गर्माहट से भरी भावना उठती है। वो खुद से बोलता है मदर, क्या शाओक्लैन के लोगों पे सच में भरोसा किया जा सकता है? उसे 3 लोग कैप्चर करके खत्म करना चाहते थे, लेकिन जियान उसे इतनी काइंड तरीके से ट्रीट कर रहा है। उसके द्वारा दी गई मेडिसिन पीस को घटकते हुए शाओगी बोलता है शायद मैंने जैसा अपने फादर को समझा है, सच्चाई वैसी नहीं है। क्या सच में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? वो अपनी आंखें बंद करके अपनी स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज करने लगा था। वहीं पे म्यूशी जो कि लौट चुका होता है अपने रेजिडेंट में, चलने से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। हम उसे आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ते हुए देखते हैं। आखिरकार उसे एहसास हो गया था कि वो केज जिसकी चाबी उसके पास है वो टूट चुका है। ये शांति से भरा हुआ समय काफी जल्दी निकला था। पलक झपकते 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में बस 3 दिन रह गए होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड जियान चुपचाप से अपने रेजिडेंट में रहता है। वो शाओगी को कुछ जिंदगी के बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहा था। वो इस लड़की के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्ट करता है उसे उसके बारे में उतनी ज्यादा यूनिकनेस समझ में आती है। शाओगी 2 इमोशनल फोर्सेस का एक कोएग्जिस्टेंस होता है। ऐसी बुनियाद उसे एक अलग ही एज देती है। उससे ज्यादा एस्टोनिशिंग बात यह थी कि अपनी इंजरी से रिकवर करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 3 स्टार दोशान के मिड स्टेज में पहुंच चुकी थी। इस सीन को देख के जियान भी चुपचाप से सहाय करते हो रह जाता है और तो उसे शाओगी की बॉडी में से कुछ खास तरीके की और पावर फील होती है जिसे पूरी तरह से सोल्डर लॉर्ड भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे कंपटीशन पास आता है टैनमिंग विला में, वो एक्साइटमेंट से भरा एटमॉस्फेयर भी बढ़ता जाता है। ये इवेंट बस रैंकिंग और कॉन्टिनेंट्स के लिए रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा, बल्कि लीसोल डोमेन के कोर में एंटर करने की बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। आखिरकार यहाँ पे मौजूद सबका ये सपना होता है, लेकिन वहाँ पहुंच बस वो पाते हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में एक्सेप्शनल परफॉर्म किया हो या जीत हासिल करी हो। उस मौके को हर हाल में हासिल करने के लिए लोग इस प्रतियोगिता में ऑल आउट जाने के लिए तैयार थे। सीन हम थंडर वैली के रेजिडेंट के अंदर का देखते हैं। एक शान से कोर्टयार्ड में एक बाप और बेटी चुपचाप से टहल रहे होते हैं। फिर दुखे हुए पूछती है फादर आप मुझे ढूंढ रहे थे? सेफेंग सिटी में पहुंचने के बाद थंडर वैली के ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों में घुस के कल्टिवेशन में ध्यान दे रहे थे। हालांकि दोंग जो अपनी रिच एनर्जी के लिए जाना जाता है, लेकिन चारों कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा फर्टाइल भी नहीं था। ड्यूटैनों के चेहरे पे एक हल्की स्माइल होती है जिसमें एक चिंता की भावना भी छिपी हुई थी। वो पूछते हैं फेयर तुम्हारे अंदर की वो चीज कैसी है? वो जानते थे कि रिइंकार्नेशन की पावर एकदम अनफैथमेबल होती है। हालांकि जियान ने उन्हें दिलासा दिया था कि दुग्गी पे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो तभी खुद को चिंता करने से रोक नहीं पाते हैं। चीफ रिलैक्स टोन में बोलती है फादर डोंट वरी, वो चीज अभी शांत है। मैं जब तक लाइफ और डेथ सिचुएशन में नहीं आ जाती हूँ मैं इसे छूने भी नहीं वाली। वैली मास्टर बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। बाय द वे हाल ही में जियान क्या कर रहा है? मैंने काफी समय से उसे देखा नहीं है। मुझसे ये मत कहना
कि वो फिर से सिक्लूजन में चला गया। डुकीफे भी अपने सर को लाके बोलती नहीं देखा तो मैंने भी उसे नहीं है। डोटानोंग स्माइल के साथ बोलते हैं ऑल राइट, कल 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन की ओपनिंग सेरेमनी है, ये ग्रैंड इवेंट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ अचीवमेंट्स लेके आओगे। जब यहाँ फादर और डॉटर के बीच में बातें हो रही थी, हमारा फोकस जाता है शोइन पवेलियन के रेजिडेंट की तरफ। एक हॉल में शोइन पवेलियन का पवेलियन मास्टर मुयन फे एकदम आग बबूला हो गया था। सामने खड़ी म्यूशे के गाल पे पटाख की आवाज के साथ थप्पड़ पड़ता है। इस फोर्स ने ऑलमोस्ट उसके दांत उड़ा दिए थे। युएन फे बोलता है यूजलेस, तूने एक्चुअली हमारे शोइन पवेलियन के ट्रेजर को उस ह्यूमन गोस्ट हाइब्रिड के बदले में ट्रेड किया और तब भी उस हाइब्रिड को कोई और चुरा के ले गया। हालांकि वो ह्यूमन गोस्ट हाइब्रिड वैल्यूएबल था, लेकिन शोइन पवेलियन की वो क्वाज़ी इमोर्टल टेक्निक उससे कम प्रीशियस नहीं थी। अगर म्यूशे उस हाइब्रिड को वापस लेके भी आ पाता, चीजें तब भी एडजस्ट कर ली जाती। लेकिन कहाँ गए दोनों? इस समय युएन फे एकदम उबल रहा होता है। वो इतना ज्यादा फ्यूरियस था कि अगर ये म्यूशे उसका बेटा नहीं होता तो आज उसकी चटनी बन जाती। वो म्यूशे तुरंत ही डर की वजह से घुटने टेक के बोलता है फादर, वो थंडर वैली का जियान चालाक से भी चालाक है, मैं उसे धोखा खा गया, लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन शुरू होगा मैं उसे खत्म करके सब कुछ वापस ले लूंगा। ये सुन के उसका फादर युएन फे बोलते तुम हमारी स्टैंड के साथ। तब तक जैसे म्यूशे और जियान के बीच में एनकाउंटर्स रहे हैं, वो जानता था कि जियान कोई ऑर्डिनरी अपोनेंट नहीं है। म्यूशे पूछता है फादर क्या क्या हमारे पवेलियन में वो चीज अब भी नहीं है? ये सुन के उसके फादर की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो बोलता है वो चीज वो स्पेशल तो है, लेकिन उससे ज्यादा रहस्यमयी है। ठीक है, मैं तुझे इस बार उसका इस्तेमाल करने दूंगा, लेकिन अगर तू फिर से फेल हुआ तो फिर वापस आने की मत सोचना। तुरंत ही म्यूशे का दिल खुशी से भर गया था। वो हाथ कप करके बोलता है फादर थैंक यू। म्यूशे को भरोसा था कि उस चीज के साथ वो जियान को चींटी की तरह मसल पाएगा। सीन कहता है वेस्ट शिफेंग सिटी में, यहाँ एक जंगली इलाके में एक शांति से भरा पवेलियन होता है। हम फोकस करते हैं एक मिडिल एज मैन के ऊपर जो कि पेड़ की छाया में चुपचाप से बैठा हुआ था। इसके सामने था एक गुकिन, ये बेसिकली बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑफ कोर्स ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, इसके ऊपर कई मिस्टिकल रून्स मौजूद थे। जैसे जैसे उसकी उंगलियां गुकिन की स्ट्रिंग्स के ऊपर डांस करती हैं, चारों तरफ मेलोडियस वेव्स फैलती हैं जो चचों की तबीयत खुश कर दे। हम तभी यहाँ पे एक यंग मैन को पहुंचते हुए देखते हैं। इसका ऑरा जेंटल लेकिन कोल्ड होता है और इसका चेहरा भले डेलिकेट अपीयर हो, लेकिन उस शरीर में टेरिफाइंग पावर छिपी हुई थी। ये था लुइन, एक लिड से 3 स्टार दोशियान। लुइन बोलता है सेक्ट मास्टर आपने मुझे बुलाया। उपिंग बजाने वाला व्यक्ति कहता है लुइन तुम्हें मुझसे सीखते हो कितने साल हो गए? इस व्यक्ति की बोलने की टोन में भी एक रिदम होती है और एक विदाउट डाउट एक 5 स्टार दोशियान था। वो लुइन और भी बाव करके बोलता है सेक्ट मास्टर आपके ट्यूटलेज में आए हुए मुझे 30 साल हो चुके हैं। तब जब मेरी फैमिली को खत्म किया गया था, मुझे ग्रो होने का मौका आपने दिया है। वो व्यक्ति बोलता है इस बार 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में हमारे टाइन सेक्ट की तुम मेन फोर्स हो गए और तुम्हें सपोर्ट करेगी नेबुला। ये सुन के लुइन स्टार्टल्ड हो जाता है। वो कहता है मैं, लेकिन सीनियर सिस्टर नेबुला मुझसे भी ज्यादा सीनियर है। वो सेक्ट मास्टर बोलता है भले उसकी सीनियरिटी तुमसे हाई हो, लेकिन तुम जानते हो कि उसका टेम्परामेंट कैसा है। खासकर एक औरत होने की वजह से वो लीडर बनने के लिए काबिल नहीं है, इसलिए हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पे आती है। लुइन फिर से हेजिटेट करके बोलता है लेकिन सीनियर सिस्टर। वो सेक्ट मास्टर बोलता है मैं उससे बात करूंगा। ये 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन पहले जैसा नहीं होने वाला है। मैं ईस्ट शिफेंग सिटी में कुछ मॉन्स्टर्स को फील कर पा रहा हूँ और वेस्ट में भी कुछ हिडन पावर हाउसेस हैं। वहीं पे नॉर्थ की तरफ तो ओवरलॉर्ड लेवल की फोर्सेस हैं। तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमारे टाइन सेक्ट को लीसो डोमेन में गए हुए काफी समय हो चुका है। क्या इस बार ये मुमकिन हो पाएगा तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। लुइन की आंखें डिटर्मिनेशन से बढ़ने लगी थी। बोलता है मास्टर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर टाइन सेक्ट एक सुपर पावर कही जाती थी और इनकी टेक्निक्स होती है गुकिन और रिदम के ऊपर। टाइन सेक्ट के डिसाइपल्स में लुइन और नेबुला सबसे ज्यादा चमकते हुए सितारे थे। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे और भी सेक्ट्स अपने अपने डिसाइपल्स को तैयार कर रहे होते हैं, जिनके बारे में तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। क्या हम इन्हें तैयारियां करने देते हैं। हम सीधा नेक्स्ट एपिसोड में कंपटीशन के ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पहले अनाउंस होंगे रूल्स, फिर सिचुएशन मालूम पड़ेगी कि आखिर ये कंपटीशन होने कहाँ पे वाला है और टेस्ट शुरू होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे कल का इंतजार नहीं किया जा रहा है तो डेफिनेटली आप हेल्थ गार्डन की प्रीमियम मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में, जिसे टैप करके आप सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो और चुन सकते हो अपने मन मुताबिक। लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले कमेंट्स में अपने थॉट्स को लिखना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मैं भी जान सकूं कि एक्सप्रेशन आपको लगी कैसे है। विद द टाइम साइनिंग आउट।